नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बेंगलोर के राजाजी नगर स्थित रामेश्वर कैफे में शुक्रवार की दोपहर 1 बजे भीषण धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मामले में दावा किया जा रहा था कि रामेश्वर कैफे में अज्ञात बैग रखा गया था, जिसके कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ। कर्नाटक पुलिस का बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। घटना की जांच पर राज्य की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, साथ ही भाजपा को नसीहत दी है कि राजनीति ना करे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा कि मास्क और टोपी पहने एक व्यक्ति बस से आया और टाइमर को लगाया, बाद में विस्फोट कर दिया। कल डिप्टी सीएम और गृह मंत्री घटना स्थल पर गए थे। मैं आज अस्पताल और घटना स्थल पर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह किसी संगठन का काम है या नहीं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। भाजपा को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेंगलोर विस्फोट और बेंगलोर विस्फोट आपस में संबंधित नहीं है। विस्फोट की जांच अभी भी की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक पुलिस ने यहां एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में शुक्रवार को हुए कम तीव्रता में बम विस्फोट के मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस विस्फोट में 10 लोग घायल हुए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ब्रूकफील्ड क्षेत्र में रामेश्वरम कैफे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध आरोपियों की गतिविधि की तस्वीर मिली है। एक अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो सुराग मिले हैं उनकी मदद से हम अपराधी को पकड़ लेंगे। अगली खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त कराने का अनुरोध किया है, जिससे मैं क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। गौतम गंभीर ने लिखा, मुझे लोगों की सेवा का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व दिल्ली सीट पर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बड़ी जीत दर्ज करी थी। आपकी आतिशी और कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली पर भारी पड़ते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 30,90,000 के विशाल अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। चुनावी मैदान में गंभीर ने पहली बार कदम रखा था और जीत दर्ज की थी। गंभीर ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उसके बाद से वे सेना, जवानों और बाकी सामाजिक मुद्दों पर ट्विटर के जरिए अपनी राय रेखा करते थे। राष्ट्रवादी छवि बनाने के बाद से ही चर्चा में थे कि गंभीर जल्दी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को कभी माना नहीं था। क्रिकेट के मैदान पर आक्रामक रुख के लिए मशहूर रहे इस खिलाड़ी ने राजनीति में भी जोरदार शुरुआत की थी। ताबड़तोड़ रोड और धुआंधार रैलियां की थी। अब गंभीर के अचानक इस फैसले से राजनीतिक जानकार भी थोड़ा सा अचंभित जरूर हैं। अगली खबर, झारखंड के धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से काफी अफरा तफरी मच गई है। मरीजों और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के बीच चीख पुकार मची हुई है। मरीज और उसके परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आग अस्पताल के द्वितीय तल पर स्थित डायलिसिस वार्ड में लगी है। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि आग पूरी तरह से डायलिसिस वार्ड की चोर को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की लपटों के भयावह रूप से बाहर से देखने से मिल रहा था। अस्पताल के अंदर चारों ओर धुआं ही धुआं भर गया है। धुआं अस्पताल के अंदर तक नजर आ रहा है। डायलिसिस वार्ड में मरीजों की संख्या कम थी, जिसे फौरन बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों की जान बचाई। द्वितीय तल में डायलिसिस वार्ड की गैलरी से सटे ज्ञानी वार्ड है। इस ज्ञानी वार्ड में महिलाएं भर्ती थी। आग लगने के बाद अचानक शोरगुल शुरू हो गया। नर्स और स्टाफ आग का शोर मचाने लगे। चारों ओर धुआं ही धुआं छाने लगा। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामले में मरीजों की परिजनों का कहना है कि डायलिसिस वार्ड में गैलरी में मौजूद ज्ञानी वार्ड में करीब 15 से 20 महिलाएं भर्ती थी, जिसने आनंद फानन में बाहर निकाला गया। जिसे जैसे ही समझ में आया मरीजों को बाहर निकाला। कुछ मरीजों को बाहर निकाल कर रखा गया है। कुछ मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मरीजों को सदर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं लोगों ने बताया कि धुआं के बढ़ते प्रकोप के कारण NICU के बच्चों को भी बाहर शिफ्ट कर दिया है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के दमकल वाहन पहुंचे हैं। 9 दमकल वाहनों के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की भी काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यात्रा राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मुरैना जिले में प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि 2 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना पहुंचेगी। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस दौरान मुरैना में राहुल गांधी के रोड शो भी करेंगे, जिसके बाद यात्रा ग्वालियर के लिए निकल जाएगी। ग्वालियर में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले रोड शो करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए दिल्ली से टीम ग्वालियर पहुंच गई है। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए CRPF के जवान और निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद रहेंगे। इसके साथ स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ग्वालियर के सिरोल के खुले मैदान में कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए 8 निगरानी टावर स्थापित किए गए हैं।
अगली खबर, आज सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश भी हुई है। पूरे दिन तेज हवाएं, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सामान्य से औसत 3 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 मार्च तक पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा मौसम कार्यालय ने कई क्षेत्रों में संभावित ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 2 मार्च को पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में। आईएमडी ने कहा है कि अल नीनो कमजोर हो रहा है, संभवतः मानसून द्वारा तटस्थ में परिवर्तित हो रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विशेष रूप से मार्च मई में अधिक गर्मी की उम्मीद है। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व और पश्चिम से अधिक गर्म होंगे। पूर्व और पूर्व मध्य क्षेत्र दोनों सामान्य से के तापमान को देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्रों ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना का संकेत देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 और 2 मार्च को स्पीति जिलों में के साथ साथ 3 मार्च को अलग अलग इलाकों में तूफान और बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, श्रीलंका सरकार के मंत्री ने कहा है कि रामायण भारत और श्रीलंका के बीच साझा संस्कृति है और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में रामायण का योगदान है। श्रीलंका के मंत्री जीवन थोंडामन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रामायण पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चित्रकाव्यम रामायणम नामक से ये प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका के जल आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए लोगों से संबंध बेहद अहम है। जीवन ने कहा कि कला संस्कृति को सहेजने का बेहद सशक्त माध्यम है। इन प्रदर्शनियों के जरिए हम देख सकते हैं कि रामायण भारत और श्रीलंका के लिए साझा संस्कृति है और ये दोनों देशों के संबंध को मजबूत करती है। हालांकि हमारे देश में रामायण में रावण को बुरा नहीं माना जाता है। रावण एक काबिल प्रशासक था। संत वाल्मीकि की रामायण में भी युद्ध भूमि में ही रावण गिरा था, तब भी भगवान राम ने उसके साथ बैठकर कला प्रशासन का ज्ञान लिया था। इसलिए हम रावण को विलेन नहीं मानते हैं। श्रीलंका के मंत्री ने साथ ही इस प्रदर्शन का उद्घाटन संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। जीवन ने साल 2022 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सॉफ्ट पावर, अर्थशास्त्र, राजनीति से परे जाकर संबंधों को मजबूत करने में हम अहम साबित हो सकते हैं। न सिर्फ रामायण बल्कि बौद्ध धार्मिक स्थल भी दोनों देशों को संबंधों में अहम है। हम दोनों देशों में पर्यटन की एक खूब संभावना है। हवाई, शिपिंग और जमीनी तौर पर कनेक्टिविटी बढ़ने से दोनों देशों के पर्यटक एक दूसरे को देशों के घूम सकेंगे। आखिरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कृष्णानगर के एक रोड शो भी किया। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी की सरकार पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर इसका अपमान किया है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी के सरकार ने उनकी एक न सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब गिरफ्तार होना है और कब सरेंडर करना है। बंगाल की नारी शक्ति जब दुर्गा का रूप लेकर खड़ी हो गई, तब सरकार ने उनको अपने सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि टीएमसी को बार बार जनादेश दिया गया, लेकिन वे अत्याचार को पर्याय बनाए रही है। वो विकास को नहीं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। टीएमसी के लोगों के गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी राजनीति को और खेल चलता रहे। मोदी ने पश्चिम बंगाल में पहला एम्स देने की गारंटी की थी और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी ही है। नदिया जिले के कुछ दिनों पहले ही एम्स का लोकार्पण किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को एम्स बनने से परेशानी है। टीएमसी सरकार तो केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देती। बंगाल में सुधार के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को जिस तरह से बदनाम किया है, वह हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। ये लोग केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों की योजना को भी नहीं छोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।